करने वाले हैं, एक बड़ा डेटा सेट के ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं आज। तो कंपनी में जो काम होता है, आप लोगों ने पूछा था कंपनी में क्या काम होता है, कंपनी में क्या काम होता है आप लोगों को जानना था कि एज ए डेटा एनालिस्ट कंपनी में किस तरीके का टास्क हमें दिया जाता है या फिर किस तरीके का काम हमें करना पड़ता है वहां पर कंपनी में। तो आज हम लोग, मैं वो भी आज एक्सप्लेन करूंगा, और एक डेटा सेट के ऊपर जो भी चीजें अब तक हमने सीखी है उसके ऊपर हम लोग टास्क कंप्लीट करेंगे। जो आज टास्क हम लोग कंप्लीट करेंगे वही काम कंपनी में आपको, अगर आप एक्सेल के ऊपर ज्वाइन होते हो कई कंपनी में, किसी कंपनी में, तो सेम आज जो हम लोग टास्क करेंगे वैसे ही काम आपको कंपनी में करने पड़ते हैं जो आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो ध्यान देना है, बड़े डेटा सेट रहते हैं कंपनी में, बड़े डेटा सेट के ऊपर रिपोर्ट कैसे बनता है, एनालिसिस कैसे किया जाता है, डेटा के अंदर से इनसाइट यानी कि छुपी हुई इंफॉर्मेशन को कैसे निकाला जाता है, उसके लिए एक्सेल में फॉर्मूलाज यूज होते हैं, पिवट टेबल यूज होता है, ये सारी चीजें वहां पर हमें करनी पड़ती है एक्सेल के अंदर। तो ज्यादा कुछ मतलब ऐसा कुछ अलग टास्क नहीं होते कंपनी में, जो अभी तक आपने सीखा है वही टास्क कंपनी में रहते हैं। आपको वही फॉर्मूला अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, पिवट टेबल अच्छे से प्रिपेयर करना है, वही काम होता है जो अब तक हमने सीखा, वही काम होता है। बस डेटा सेट जो होता है वो बड़ा डेटा सेट होता है, तो डेटा सेट को हैंडल करते आना चाहिए, बड़े डेटा सेट को हैंडल करते आना चाहिए। एक्सेल का नॉलेज अगर आपको डीप में रहता है तो छोटा डेटा सेट हो या फिर बड़ा डेटा सेट हो आप उसको हैंडल कर सकते हो। लेकिन जो भी मैंने पढ़ाए थे फॉर्मूला, सभी फॉर्मूला, पिवट टेबल के सभी कंसेप्ट, सब कुछ यूज किया जाता है कंपनी के अंदर। एक्सेल में पिवट टेबल और फॉर्मूला के अलावा दूसरा कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है। जो भी मैंने सिखाया है वही अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप अगर एक्सेल के ऊपर कई कंपनी में अगर ज्वाइन होते हो तो फिर आपको काम करने में इजी होगा। सिर्फ मैंने जो पढ़ाया है वो अच्छे से आपको करना है, प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। आज हम लोग वही देखेंगे। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेक्चर बड़ा रहेगा, कोई भी लेक्चर बड़ा रहेगा मतलब 6:30 बजे तक चलेगा शायद आज लेक्चर। जितना हो सके उतना हम लोग कंप्लीट करने का प्रयत्न करेंगे, मतलब ट्राई करेंगे। तो आपको लेक्चर जब तक चल रहा है तब तक लेक्चर से ऑफ नहीं होना है। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? यस सर। ओके, तो देखो जब आप एक्सेल के ऊपर या फिर एसक्यूएल के ऊपर या फिर पावर बीआई के ऊपर या फिर आप पाइथन का अगर आपको नॉलेज है तो एज अ डेटा एनालिस्ट आप जब कंपनी में ज्वाइन करते हो तो एज अ डेटा एनालिस्ट कंपनी में आपको आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है वो पहले आप समझ लो। एज ए डेटा एनालिस्ट आप अगर एसक्यूएल, एक्सेल, पाइथन, पावर बीआई ये सब चीजें सीख कर अगर कंपनी में ज्वाइन होते हो तो आपको बेसिकली क्या करना होता है, तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या रहती है वहां पर वो पहले समझ लो। देखो यहाँ पर लिखा है रोल ऑफ डेटा एनालिस्ट, यानी कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो यहां पर लिखा है, सेकंड पॉइंट है की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा एनालिस्ट। क्या है? की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डेटा एनालिस्ट। इसमें है डेटा कलेक्शन एंड एक्विजिशन। तो इसके अंदर आपको, आप जब भी एज अ डेटा एनालिस्ट कंपनी में ज्वाइन करोगे, एज अ डेटा एनालिस्ट कंपनी में ज्वाइन करोगे तो वहां पर कंपनी का कुछ तो सिस्टम रहता है, कंपनी का कुछ भी सिस्टम रह सकता है, जैसे कि ईआरपी सिस्टम, सीआरएम टूल्स या फिर डेटाबेस। जैसे कि आपने सीखा होगा माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल या फिर ओरेकल। इस तरीके के डेटाबेस कंपनी में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको डेटा मेंटेन करना होता है उसके अंदर। जैसे हमने माई एसक्यूएल के अंदर
आप लोग क्रिएट टेबल जैसे क्रिएट करके डेटा को मेंटेन करते हो, वहां पर आप कंस्ट्रेंट यूज करते हो, नॉट नल, यूनिक, ऐसे कंस्ट्रेंट यूज करके डेटाबेस को मेंटेन करते हो। तो हर एक कंपनी उसका डेटा या फिर उसका जो भी डेटा रहेगा वो मेंटेन करती है हर एक कंपनी। किसमें? डेटाबेस में, या फिर ईआरपी सिस्टम होता है कंपनी के अंदर, या फिर सीआरएम टूल, या फिर एपीआई यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बोला जाता है इसको, एपीआई। ये एपीआई के अंदर डेटा स्टोर किया जाता है, या फिर एक्सटर्नल डेटा सेट कंपनी के अंदर यूज किए जाते हैं, उसके अंदर डेटा को मेंटेन किया जाता है टेबल के फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में डेटा को मेंटेन किया जाता है। तो आपको क्या करना होता है? डेटा कलेक्शन, वहां से आपको डेटा को पहले कलेक्ट करना पड़ता है। डेटा एनालिस्ट का सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा को कलेक्ट करना। तो ये सब जो भी मैंने अभी बताया, डेटाबेस, ईआरपी सिस्टम, एपीआई, एक्सटर्नल डेटा सेट कंपनी के अंदर होते हैं। आपको कुछ भी नहीं, आपको क्या करना है? सिर्फ वहां पे जाकर डेटा को कलेक्ट करना होता है। एक्सेल के अंदर, सीएसवी फाइल के अंदर, या फिर दूसरे भी कुछ फाइल हो सकते हैं, जैसे कि टीएसवी फाइल होती है, या फिर नोटपैड की फाइल यानी कि टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा अवेलेबल हो सकता है। आपको वो कलेक्ट करना पड़ता है जाकर के, यानी कि आपका डेली का रूटीन रहता है, आपको डेटा कलेक्शन करना पड़ता है। आगे का स्टेप, डेटा क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन। अब आपको क्या करना होता है? वो जो डेटा आपको मिला वो रॉ डेटा है या क्लीन डेटा है, ये देखना पड़ता है। डेटा को पहले अपनी आंखों से देखकर डेटा को समझना पड़ता है, डेटा क्लीन है या अनक्लीन डेटा है। तो अगर अनक्लीन डेटा है तो उसमें क्या क्या होता है? अनक्लीन डेटा अगर रहेगा तो उसके अंदर मिसिंग वैल्यू होती है। क्या होती है? मिसिंग वैल्यू। आपको उनको हैंडल करना पड़ता है। डुप्लीकेट वैल्यू होती है डेटा के अंदर। क्या होती है? डुप्लीकेट। आपको डुप्लीकेट रिमूव करने पड़ते हैं। इनकंसिस्टेंट डेटा, जैसे कि हमने डेटा क्लीनिंग के कल फंक्शन देखे। कौन से? डेटा क्लीनिंग के फंक्शन। तो जैसे कि ट्रिम फंक्शन, व्हाइट स्पेस होता है डेटा के अंदर। क्या होता है? व्हाइट स्पेस। या फिर न्यू लाइन कैरेक्टर, क्लीन फंक्शन का यूज करके न्यू लाइन कैरेक्टर को निकाला जाता है डेटा के अंदर से। तो ये इनकंसिस्टेंट डेटा होता है। डेट के फॉर्मेट में डेटा आपको वहां पर दिखाई देगा, एक्चुअली वो डेट के फॉर्मेट में होना चाहिए, लेकिन वो डेट के फॉर्मेट में मिलता, नंबर के फॉर्मेट में वहां पर आपको मिलता है। तो आपको उसका फॉर्मेटिंग अच्छे से क्रिएट करना होता है, फॉर्मेटिंग। तो इसको बोला जाता है डेटा क्लीनिंग। यानी कि अगर मिसिंग वैल्यू है तो उसको हैंडल करना पड़ता है, फिल करना पड़ता है। डुप्लीकेट रहेंगे तो उनको रिमूव करना पड़ता है। फॉर्मेटिंग अगर इनकंसिस्टेंट है तो फॉर्मेटिंग अच्छे से ठीक करनी होती है। देखो यहां पर लिखा है स्टैंडर्डाइज डेटा फॉर्मेट, यानी कि डेट का फॉर्मेट डेट में ना होते हुए नंबर में रह सकता है। करेंसी, अभी हमने देखा था करेंसी का फॉर्मेट रुपीज में, हमने देखा था रुपीज में करेंसी, वहां पर तो अच्छे से वहां पर करेंसी को हैंडल किया जाता है। टेक्स्ट का अगर कुछ इश्यू होगा तो आपको वो टेक्स्ट का भी इश्यू आपको हैंडल करना पड़ता है। जैसे कि मैंने कल बताया था, रिमूव व्हाइट स्पेसेस को रिमूव करना पड़ता है टेक्स्ट के अंदर से, या फिर न्यू लाइन कैरेक्टर वगैरह कुछ इश्यू रहेंगे तो आपको वो क्लियर करने पड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर है प्रिपेयर डेटा सेट फॉर एनालिसिस। तो इन सभी चीजों को रिमूव करके, यानी कि अनक्लीन डेटा को क्लीन करके आपको डेटा सेट को प्रिपेयर करना होता है एनालिसिस करने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए डेटा को पहले अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ये आपका दूसरा रोल्स है डेटा क्लीनिंग। डेटा को क्लीन करना पड़ता है, वहां पर प्रिपेयर करना पड़ता है डेटा सेट को, तब जाकर के आप नेक्स्ट स्टेप क्या है? डेटा एनालिसिस। नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर डेटा एनालिसिस। इसके अंदर लिखा है यूज स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टू एक्सप्लोर डेटा एंड आइडेंटिफाई पैटर्न, ट्रेंड एंड रिलेशनशिप। तो वहां पर आपको डैशबोर्ड क्रिएट करने पड़ते हैं। डेटा एनालिसिस मतलब वहां पर आपको रिपोर्ट बनाना पड़ता है, डैशबोर्ड बनाने पड़ते हैं। डेटा के अंदर से पैटर्न, किस तरीके का पैटर्न निकल रहा है डेटा के अंदर से, वो पैटर्न को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कंपनी के अंदर।
अगर आप पावर बीआई जैसे टूल पर काम कर रहे हो या फिर एसक्यूएल जैसे टूल पर अगर काम कर रहे हो, तो आपको वहां पर पैटर्न को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ट्रेंड, अगर वहां पर कोई डेट का कॉलम है तो आप उसके ऊपर ट्रेंड्स चेक कर सकते हो। मंथली क्या हो रहा है, ईयरली डेटा के अंदर क्या हो रहा है, वीकली डेटा के अंदर क्या किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, या फिर क्वार्टरली डेटा के अंदर किस तरीके का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, वो आपको डैशबोर्ड के ऊपर से पता चलता है या फिर रिपोर्ट के ऊपर से पता चलता है। ये होता है ट्रेंड। उसके बाद रिलेशनशिप, जैसे कि हमने डेटा मॉडल कंसेप्ट देखा था, उसके अंदर टेबल के बीच में हम लोग रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। तो वो रिलेशनशिप प्राइमरी की एंड फॉरेन की वहां पर कई डेटा सेट के अंदर अवेलेबल है क्या, ये भी आप चेक कर सकते हो। तो इसी को बोला जाता है डेटा एनालिसिस, इसको ही बोला जाता है डेटा एनालिसिस। यहां पर लिखा है परफॉर्म डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। डेटा के अंदर से टोटल निकालना पड़ता है, इसका मतलब होता है सम। कोई अगर कॉलम है, सेल्स नाम से अगर कोई कॉलम है, तो आपको वहां पे टोटल सेल्स कितना हुआ है अभी तक, आज तक डेटा के ऊपर। अगर मान लो इस ईयर का डेटा है, अभी चल रहा है 16 अक्टूबर, किसी ने अगर पूछ लिया डेटा के ऊपर कि भाई बताओ 2025 के अंदर, इस साल में 2025 के अंदर आज तक कितना सेल हुआ है, तो जैसे सम फंक्शन हमने देखा, तो आप टोटल कैलकुलेट करने के लिए सम फंक्शन यूज कर सकते हो। एवरेज कैलकुलेट के लिए एवरेज फंक्शन यूज किया जाता है। परसेंटेज भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। हमने पिवट टेबल के अंदर ग्रैंड टोटल, रनिंग टोटल जैसी चीजें देखी थी, वो परसेंटेज के फॉर्मेट में वहां पर आप कैलकुलेट करनी पड़ती है। वही डेटा के अंदर से आपको पता चलता है कि इस साल में कितना परसेंट सेल हुआ है, इस साल का जो सेल था उसका एवरेज कितना है, इस साल में टोटल सेल कितना हुआ है। तो इस तरीके का अगर आपको डेटा मिलता है, तो इस तरीके के इनसाइट्स एनालिसिस आपको करना पड़ता है कंपनी के अंदर। जो हमने अभी तक सीखा है वही काम आपको कंपनी में करना पड़ता है। सिर्फ डेटा कंपनी में मिलता है, नॉलेज आपको आपका ही यूज करना होता है, जो अब तक हमने सीखा है वही। उसके बाद यहां पर दिया है आइडेंटिफाई की मैट्रिक्स, केपीआई। ये आपको अभी ध्यान में नहीं आएगा। ये केपीआई जो होता है वो आपको पावर बीआई में सीखने को मिलेगा। इसको बोला जाता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इसको बोला जाता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। आगे है डेटा विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग। डेटा एनालिसिस थर्ड स्टेप हो गया, डेटा विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग। अगर जैसे मैंने आपको एक चार्ट बना के दिखाया था, पिवट चार्ट मैंने पिवट टेबल के ऊपर से बनाया था, तो इसी तरीके से आपको डैशबोर्ड बना करके डैशबोर्ड के अंदर से डेटा को विजुअलाइज किया जाता है। मैंने वहां पर आपको एक पिवट चार्ट बना के दिखाया था। उसमें क्या था, उसमें था किसी मैनेजर का नाम था, और मैनेजर ने, अगर मैं पिवट चार्ट ड्रॉ करूं वहां पे पिवट टेबल के ऊपर से, और अगर पूछूं कि सबसे ज्यादा सेल किस मैनेजर ने किया है, वहां पर आपको पिवट चार्ट के अंदर बीम को देखकर ही पता चल सकता है कि कौन से मैनेजर ने सबसे ज्यादा सेल किया है। या फिर मैं पूछ सकता हूं कौन से मैनेजर ने सबसे कम सेल किसने किया है, तो आपको पिवट चार्ट के अंदर देखकर ही पता चलता है। तो ये होता है डेटा विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग। आपने पाइथन में मैटप्लॉटलिब, कौन सी मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को देखा होगा। उसके अंदर पाई चार्ट, डोनट चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, इस तरीके के डिफरेंट चार्ट वहां पर होते हैं, स्कैटर चार्ट। तो आपको ये चार्ट को वहां पर ड्रॉ करना पड़ता है। अगर आप पावर बीआई यूज कर रहे हो तो आपको वहां पर विजुअलाइजेशन यानी कि डैशबोर्ड बनाना पड़ता है। पाइथन के अंदर मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज करके वहां पर आपको चार्ट ड्रॉ करने पड़ते हैं। तो इस तरीके का डेटा विजुअलाइजेशन करके भी आप आंखों से ही एनालिसिस कर सकते हो। यानी कि सिर्फ अगर आप चार्ट ड्रॉ करते हो, डैशबोर्ड ड्रॉ करते हो, तो सिर्फ आपके आंखों से ही आप विजुअलाइजेशन करके एनालिसिस कर सकते हो। यानी कि डेटा के अंदर क्या चल रहा है वो आपको पता चल सकता है। तो इसके लिए डेटा विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग, ये है आपका फोर्थ टॉपिक। ये भी आप यूज कर सकते हो। अगर कोई पाइथन के ऊपर
पाइथन के ऊपर अगर कंपनी में काम कर रहा है तो आप इस तरीके से चार्ट ड्रॉ कर सकते हो। पावर बीआई के अंदर भी चार्ट ड्रॉ कर सकते हो। एक्सेल के अंदर चार्ट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, एक्सेल के अंदर चार्ट अवेलेबल ही नहीं है, 2-3 चार्ट ही अवेलेबल है। लेकिन आप अगर पावर बीआई के अंदर देखोगे तो पावर बीआई के अंदर कम से कम 30 चार्ट अवेलेबल है। कितने? 30। तो आपको वो डैशबोर्ड बनाना पड़ता है पावर बीआई के अंदर। तो डेटा विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग, इसके अंदर है क्रिएट डैशबोर्ड, चार्ट एंड ग्राफ। तो ग्राफ का यूज करके आप डैशबोर्ड बना सकते हो। कंपनी में टीम के अंदर या फिर आपके टीम मैनेजर को आपको वो डैशबोर्ड एक्सप्लेन करना पड़ता है कंपनी के अंदर। यहाँ पर टूल कौन से? पावर बीआई, टैब्ल्यू, एक्सेल या फिर पाइथन, इस तरीके के टूल यूज किए जाते हैं। तो ये था डेटा विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग। ये भी आपका ही काम होता है डेटा एनालिस्ट का। बिजनेस इनसाइट्स एंड रिकमेंडेशन, तो ये टॉपिक अभी आपको समझ में नहीं आएगा। कोलैबोरेशन एंड स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन। स्टेक होल्डर मतलब हमारे क्लाइंट होते हैं कंपनी के अंदर। अगर वो क्लाइंट हमारा कस्टमर ही हमारा क्लाइंट होता है या फिर स्टेक होल्डर होता है, तो वो उनके जरूरत के हिसाब से हमें रिपोर्ट बनाने पड़ते हैं कंपनी के अंदर। डेटा हमारे कंपनी का होता है, क्लाइंट जैसे बोलेंगे उस तरीके से हमें रिपोर्ट बनाकर उनके सामने प्रेजेंट करना होता है। तो ये टॉपिक है कोलैबोरेशन एंड स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन। ये भी आपको अभी इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। आगे है डेटा गवर्नेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो ये भी टॉपिक अभी आपको मतलब समझ में इतना नहीं आएगा। जो 3-4 टॉपिक मैंने समझाए थे वही अच्छे से ध्यान में रखो। आपका वही रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट, आप अगर कंपनी में ज्वाइन होते हो तो ये थे डेटा एनालिस्ट के रोल। तो देखो अभी यहाँ पर समरी के अंदर लिखा है, क्या है? अ डेटा एनालिस्ट जॉब इज इसेंशियल कलेक्ट डेटा। यहाँ पर क्या बोल रहा है? कलेक्ट डेटा, यानी कि सबसे पहले आपका रोल होता है डेटा को कलेक्ट करना। उसके बाद क्लीन एंड प्रोसेस, इसका मतलब होता है अगर रॉ डेटा है तो आपको उसको क्लीन करना पड़ता है आपका लॉजिक लगा करके। हमने एक्सेल के अंदर सभी फॉर्मूला सीखे, कल हमने डेटा क्लीनिंग के फंक्शन देखे। उसी तरह यहां पर आपको उसी का यूज करके डेटा को क्लीन करना पड़ता है। आपको समझना पड़ता है डेटा के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके फिर उसको क्लीन करना पड़ता है। उसके बाद एनालिसिस करना पड़ता है। एनालिसिस मतलब रिपोर्ट बनाना, जैसे कि हमने पिवट टेबल के अंदर रिपोर्ट बनाया था हमने, छोटे छोटे रिपोर्ट, उस तरीके का एनालिसिस यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद विजुअलाइजेशन के लिए डैशबोर्ड आप ड्रॉ कर सकते हो पाइथन के अंदर मैटप्लॉटलिब या फिर सिबॉन। पावर बीआई के अंदर 30 डिफरेंट चार्ट अवेलेबल है। पावर बीआई के अंदर एसक्यूएल के अंदर डैशबोर्ड नहीं बनाए जाते, पाइथन के अंदर बनाए जाते हैं। पावर बीआई के अंदर टैब्ल्यू के अंदर भी डैशबोर्ड अवेलेबल है। तो वहां पर आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ता है, चार्ट को ड्रॉ करके डैशबोर्ड क्रिएट करने होते हैं। इस तरीके का काम डेटा एनालिस्ट का होता है कंपनी में। इसमें एक्सेल के अंदर ज्यादा कुछ मतलब ऐसा कुछ डिफिकल्ट ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पे। ये समझ में आया? यस सर। तो अभी हम लोग देखेंगे Yes, sir. आज हम लोग क्या देखेंगे? एक्सेल के अंदर जो काम हमें करने पड़ते हैं वो काम हम लोग आज देखेंगे यहाँ पर। तो देखो ध्यान से देखना है अभी। देखो यहाँ पर अभी मैंने एक डेटा सेट लिया हुआ है। क्या है? डेटा सेट। देखो इसके अंदर क्या क्या है? कस्टमर आईडी, कस्टमर के आईडी यहाँ पर दिए गए हैं, कस्टमर के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कस्टमर के नाम, आपको यहाँ पर जेंडर दिख रहा है, कस्टमर का जेंडर है, एज, कस्टमर का एज है। ये डेटा किसका है? कस्टमर का। तो कस्टमर का एज यहाँ पर आपको दिख रहा है। सिटी, वो कस्टमर कौन से सिटी से है यहाँ पर दिख रहा है आपको। स्टेट, कस्टमर का स्टेट यानी कि राज्य, कौन से राज्य से कौन से स्टेट से कस्टमर है वो यहाँ पर आपको दिया गया है। रीजन, उसका रीजन यहाँ पर दिया गया है, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ या फिर ईस्ट, कौन से रीजन से है वो। उसका ज्वाइनिंग डेट,
यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट के फॉर्मेट में दिया गया है। परचेज डेट यहाँ पर क्या है, लास्ट परचेज डेट। तो एक यहाँ पर दूसरा डेट दिया गया है, इसका नाम है परचेज डेट। उसके बाद टोटल ऑर्डर, अगर उसने कुछ ऑर्डर के ऊपर अगर काम किया है तो यहाँ पर आपको दिख रहा है टोटल ऑर्डर, तो ये कॉलम का नाम है टोटल ऑर्डर। अभी टोटल स्पेंड, आगे क्या है, टोटल स्पेंड। तो यहाँ पर भी डेटा नंबर के अंदर अवेलेबल है, टोटल स्पेंड करके यहाँ पर एक कॉलम है। यहाँ पर आगे का कॉलम है एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एवरेज ऑर्डर वैल्यू करके नंबर के अंदर यहाँ पर आपको दिख रहा है। आगे है लॉयल्टी स्टेटस सिल्वर। यहाँ पर अगर आप देखोगे लॉयल्टी स्टेटस के अंदर तो यहाँ पर है गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर। क्या है, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर। इस तरीके का डेटा यहाँ पर दिया गया है। फीडबैक स्कोर, किसी ने कोई फीडबैक दिया होगा तो यहाँ पर फीडबैक का स्कोर नंबर्स के अंदर दिया गया है। और एक्टिव स्टेटस, क्या है, एक्टिव स्टेटस यहाँ पर आपको दिख रहा है, वो कस्टमर एक्टिव है या इनएक्टिव है। देखो यहाँ पर एक्टिव, इनएक्टिव। तो इस तरीके से ये डेटा यहाँ पर दिया गया है। तो अब अगर अभी देखोगे तो यहाँ पर कॉलम कितने हैं, टोटल कॉलम। तो देखो यहाँ पर मैंने सभी कॉलम के हेडर को सिलेक्ट किया, नीचे आ रहा है काउंट 15। क्या है, काउंट 15। टोटल नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर 15 कॉलम है। ये क्या है, कस्टमर का डेटा सेट है। टोटल नंबर ऑफ कॉलम 15। और टोटल नंबर ऑफ रोज अगर आप देखने जाओगे तो देखो यहाँ पर कितने रोज है, 10,000 रोज यहाँ पर अवेलेबल है। कितने, 10,000 रोज। कॉलम कितने, 15 और रोज 10,000। तो इस तरीके से कंपनी के अंदर आपको डेटा सेट मिल सकता है, कोई भी डेटा सेट हो सकता है। अभी ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया हुआ है। तो इसी तरीके का डेटा कंपनी मेंटेन करती है। आप एज अ डेटा एनालिस्ट अगर कंपनी में जाते हो तो इसी तरीके के बड़े बड़े डेटा सेट आपको मिलेंगे वहां पर। अब आपको देखना है, ये जो डेटा सेट है इसको सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये बड़ा डेटा सेट है। इसे स्क्रॉल करने के लिए बहुत टाइम जाएगा आपको। इसके अंदर 10,000 रोज है और 15 कॉलम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अभी आपको देखना पड़ेगा, सबसे पहला क्वेश्चन, आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा कंपनी में जाकर। तो अभी देखो ये डेटा मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब मैं आपको जब ये फाइल गिटहब के ऊपर शेयर करूंगा तो आप क्या करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे। आपको आगे जाके प्रैक्टिस करनी है इस डेटा सेट के ऊपर। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं, क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। कहां से कलेक्ट करोगे, मेरे से। मैं आपको गिटहब के लिंक पे दूंगा और आप क्या करोगे, उसको डाउनलोड करके अपने लैपटॉप के अंदर कलेक्ट करोगे। तो आपका पहला स्टेप था, जो डेटा एनालिसिस का पहला स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया था, डेटा कलेक्शन। तो आपको सबसे पहले आपके पास डेटा होना चाहिए। अगर आपको एनालिसिस करना है तो आपको सबसे पहले आपके पास डेटा होना चाहिए। ये डेटा मैं आपको दूंगा तभी आपको मिलेगा, यानी कि आपको पहले डेटा कलेक्ट करना होगा। दूसरा स्टेप, आपको देखना होगा ये डेटा क्लीन है या नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो कस्टमर आईडी 1 2 3 4 एकदम परफेक्ट कस्टमर आईडी दिए गए हैं। सीरियल वाइज कस्टमर के नाम यहाँ पर प्रॉपर दिख रहे हैं आपको। जेंडर के अंदर भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन है। एज भी, एज का कॉलम नंबर में दिया गया है। यहाँ पर कोई टेक्स्ट आपको दिखाई नहीं देगा। देखो अगर मैं फिल्टर लगाता हूं तो इसके अंदर सभी नंबर है, टेक्स्ट का डेटा यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और टेक्स्ट के अंदर नंबर का डेटा कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं दे रहा। देखो यहाँ पर भी टेक्स्ट ही है, ये कॉलम भी टेक्स्ट का है, नंबर इसके अंदर नहीं होने चाहिए। तो देखो जैसे ही मैं ड्रैग करता हूं फिल्टर के अंदर सभी टेक्स्ट है। यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर नंबर नहीं होने चाहिए, नंबर के अंदर टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। सिटी यहाँ पर टेक्स्ट में है, तो देखो सभी सिटी के नाम ही है, इसके अंदर कुछ नंबर या फिर कुछ दूसरे तरीके का डेटा यहाँ पर नहीं है। इसी को बोला जाता है ये क्लीन डेटा है, रॉ डेटा नहीं है, क्लीन है ये डेटा। स्टेट के अंदर स्टेट दिए गए हैं, रीजन के अंदर सभी रीजन के नाम दिए गए हैं, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, ये है रीजन के नाम। डेट के अंदर डेट ही होनी चाहिए,
डेट के अंदर डेट ही होनी चाहिए। देखो यहाँ पर सिलेक्ट 2025 है, 2024, 2023, 22, 21, 20, 19, 2018, यानी कि सभी ईयर्स है इसके अंदर। क्या है? प्रॉपर डेट फॉर्मेट है यहाँ पर कोई नंबर वगैरह कुछ भी डेटा इसके अंदर नहीं है। तो कहीं कहीं अगर किसी डेटा के अंदर डेट का कॉलम दिया गया है और उसके अंदर नीचे अगर नंबर है तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको देखना पड़ता है। यहाँ पर कहीं डेट के कॉलम के अंदर नंबर तो नहीं है ना, अगर नंबर है तो आपको वो निकालने पड़ेंगे, नंबर नहीं चलेंगे, डेट के अंदर डेट ही होनी चाहिए। परचेज डेट यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, डेट के अंदर डेट ही होनी चाहिए। देखो यहाँ पर सभी के ईयर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, 2025, 24, 23, तो ये ईयर के हिसाब से, डेट के हिसाब से डेटा मेंटेन किया गया है। इसी को बोला जाता है क्लीन डेटा। अगर ये क्लीन नहीं है तो आपको पहले क्लीन करना पड़ेगा। डेटा टाइप के अंदर जो डेटा टाइप वहां पर कॉलम का हेडर जिस डेटा टाइप का है वही डेटा कॉलम के अंदर होना चाहिए, दूसरा डेटा नहीं चलेगा। डेट के अंदर टेक्स्ट नहीं चलेगा ऐसे, तो आपको एनालिसिस करने में प्रॉब्लम आ सकता है। अगर डेट के अंदर टेक्स्ट अवेलेबल है तो आपको एनालिसिस करने में प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये क्लीन डेटा है, अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो एक क्लीन है। लेकिन अगर कंपनी के अंदर अनक्लीन डेटा अगर आपको मिलता है तो आपको आपका लॉजिक लगाकर डेटा को क्लीन करना पड़ता है। यहां पर देखो टोटल ऑर्डर के अंदर नंबर है, क्या है? नंबर। मैं यहां पर अगर आपको देखूं तो सभी नंबर है, यहां पर कोई भी टेक्स्ट या फिर डेट यहां पर दिख नहीं रहा है, सभी नंबर है यहां पर। तो इसी तरीके से यहां पर भी आप अगर चेक करोगे तो यहां पर भी आपको नंबर ही दिखाई देंगे। देखो यहां पर सभी नंबर्स अवेलेबल है, प्रॉपर फॉर्मेट में डेटा आपको यहां पर दिख रहा है। यहां पर है टेक्स्ट डेटा, तो देखो यहां पर सिर्फ टेक्स्ट ही है, टेक्स्ट में नंबर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये डेटा प्रॉपर यहां पर आपको दिख रहा है, क्लीन डेटा है। अब इस डेटा को हमें क्या करना है, इसके ऊपर से कुछ क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो जैसे कि आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन भी नोट डाउन किए हैं। देखो अगर आप यहाँ पर अभी अभी देखोगे तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। कितने? 30। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय ईच कस्टमर। क्या है यहाँ पर? फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय ईच कस्टमर। तो टेबल के अंदर से यहां पर आपको कस्टमर के आईडी दिख रहे हैं, तो ये पूछ रहा है कि हर एक कस्टमर ने टोटल अमाउंट कितनी स्पेंड की है। तो यहां पर आपको दिख रहा है टोटल स्पेंड, कॉलम का नाम क्या है? टोटल स्पेंड। तो यहां पर आपको देखना है कि कस्टमर ने, हर एक कस्टमर ने यहां पर टोटल स्पेंड कितना किया हुआ है। तो ये आंसर आपको निकालना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय ईच कस्टमर, फॉर्मूला हिंट यहां पर दिया है। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? सम इफ या फिर पिवट टेबल आप यूज कर सकते हो। क्या? सम इफ या फिर पिवट टेबल। कौन से दो कॉलम यूज करने हैं यहां पर? एक कस्टमर आईडी और दूसरा टोटल स्पेंड। टोटल निकालनी है यहां पर आपको, यानी कि सम निकालनी है, लेकिन किसकी? कस्टमर की। हर एक कस्टमर का नंबर यहां पर अलग दिया गया है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, यहां पर हम लोग देखो यहां पर मैंने पिवट नाम से यहां पर एक शीट क्रिएट किया हुआ है। क्या है? शीट। तो देखो अभी मैं यहां पर पिवट टेबल लगाऊंगा। कैसे? यहां पर आपको दिख रहा है कस्टमर का डेटा, तो मैं इसको एक्सेल टेबल में कन्वर्ट करूंगा। ऑलरेडी मैंने इसको एक्सेल टेबल में कन्वर्ट किया है क्योंकि मुझे पिवट टेबल बनाना है। वो जो क्वेश्चन था उसका आंसर मुझे निकालना है, तो यहाँ पर पिवट टेबल बनाना पड़ेगा। तो देखो मैंने अभी इसको पहले से ही एक्सेल टेबल बनाया है। ऊपर आपको टेबल डिजाइन टैब दिख रही है। क्या है यहाँ पर? टेबल डिजाइन टैब। इसमें मैं अभी क्या करूंगा, समराइज विथ पिवट टेबल, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं और ये पूछ रहा है अभी आपको ये जो कस्टमर का टेबल है इसका पिवट टेबल बनाना है आपको। तो मैं अभी यहाँ पर ओके प्रेस करूंगा। तो जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया तो देखो यहाँ पर शीट 1 आ गया। क्या आ गया? शीट 1। मैं इसको नाम दे दूंगा पिवट। देखो यहाँ पर मैंने पिवट टेबल बनाया। इस शीट को मैं डिलीट कर देता हूं।
अभी मुझे क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है यहां पर देखो, यहां पर फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय ईच कस्टमर। हर एक कस्टमर ने जो अमाउंट स्पेंड किया है वो आपको निकालना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखा है सम इफ यूज कर सकते हो या फिर पिवोट। तो हम लोग पिवोट टेबल का यूज करके निकालेंगे। कैसे? कस्टमर आईडी को पहले लेना होगा। देखो हमने कस्टमर आईडी यहाँ पर ले लिया। क्या लिया? कस्टमर आईडी। और आगे है कस्टमर, आगे क्या निकालना है? टोटल अमाउंट स्पेंड। तो देखो यहाँ पर कॉलम टोटल स्पेंड आपको यहाँ पर दिख रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक किए यहाँ पर सम निकल के आ गया। क्या हुआ? सम निकल के आ गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कस्टमर आईडी और यहाँ पर टोटल स्पेंड। तो देखो पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको मिल जाता है। देखो कस्टमर 1 ने कितना किया? 1424.9। कस्टमर 2 ने कितना निकाला? 1206। कस्टमर 3 ने इतना निकाला। कस्टमर 4 ने इतना। तो हर एक कस्टमर ने कितना अमाउंट टोटल स्पेंड किया है, इसका ये यहाँ पर आंसर आ गया। इस तरीके से आप पिवोट टेबल का यूज करके ये जो क्वेश्चन था पहला वाला, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय ईच कस्टमर, ये आंसर यहाँ पर आपको आ गया। इस तरीके से आपको आंसर निकालना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन है रिट्राइव कस्टमर नेम यूजिंग कस्टमर आईडी। आपको क्या करना है? कस्टमर आईडी के ऊपर से कस्टमर नेम को ढूंढना है। तो देखो अभी यहाँ पर आप अगर डेटा के ऊपर देखते हो तो यहाँ पर कस्टमर के नाम दिए गए हैं और कस्टमर के आईडी यहाँ पर दिए गए हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये कॉलम को कॉपी करूंगा, Ctrl+C। पूरे के पूरे कॉलम को मैंने कॉपी किया। ये जो पिवोट टेबल का शीट दिख रहा है, मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करूंगा। सभी कस्टमर के आईडी यहाँ पर आपको अभी दिखाई दे रहे। पेस्ट एज वैल्यू किया मैंने। देखो यहाँ पर कस्टमर के आईडी आ गए। अब मुझे क्या निकालना है? हर एक कस्टमर का नेम। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर, मैं सभी के तो नहीं निकालूंगा, लेकिन मुझे क्या करना है? 20 कस्टमर के नेम निकालने हैं, सिर्फ 20 कस्टमर के। तो मैं क्या करूंगा, ये नीचे के डिलीट कर दूंगा। यहाँ पर मुझे सिर्फ 20 कस्टमर, ये जो 20 कस्टमर है यहाँ पर नेम निकालने हैं। कहां से? कस्टमर डेटा टेबल से। तो देखो मैं यहाँ पर पिवोट टेबल के अंदर क्लिक करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे यानी कस्टमर का डेटा, कस्टमर के डेटा से निकालना है। दोनों कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया, कस्टमर आईडी और नेम। मुझे क्या निकालने हैं? नेम। किसके ऊपर से? कस्टमर आईडी के ऊपर से। दोनों कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें नेम निकालने हैं। नेम कॉलम कौन से नंबर पर है? सेकंड नंबर पर। तो मैं दूंगा यहाँ पर 2, कॉमा यहाँ पर पूछ रहा है एग्जैक्ट मैच, अप्रोक्सीमेट मैच। तो मैं यहाँ पर एग्जैक्ट मैच ले लूंगा 0। ब्रैकेट को मैंने कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया। तो देखो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, यहां पर आंसर निकल के आ गया। आंसर यहां पर आ गया। तो देखो यहां पर क्वेश्चन क्या था? रिट्राइव कस्टमर नेम यूजिंग कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी का यूज करके आपको कस्टमर के नेम निकालने हैं। तो देखो कस्टमर आईडी का यूज किया और यहाँ पर कस्टमर के नेम हमने निकाले। इस तरीके से आपको वीलुकअप का वहां पर, जब आप कंपनी में काम करोगे, इसी तरीके का आंसर आपको निकालना पड़ेगा। आपको वीलुकअप वहां पर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है? काउंट हाउ मेनी कस्टमर्स बिलोंग टू महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट से क्या बोला है? हाउ मेनी कस्टमर्स बिलोंग टू महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आने वाले सभी कस्टमर का काउंट निकालना है। महाराष्ट्र से आने वाले सभी कस्टमर का काउंट निकालना है। यहाँ पर हिंट में दिया गया है काउंट इफ। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? काउंट इफ। या फिर आप पिवोट टेबल का भी यूज कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे महाराष्ट्र से आने वाले कस्टमर कितने हैं, उसका काउंट निकालना है। तो देखो पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कस्टमर आईडी दिया गया है और यहाँ पर
स्टेट के अंदर आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पर महाराष्ट्र आपको दिखाई देगा स्टेट के अंदर। ध्यान से देखना है, देखो स्टेट के अंदर यहाँ पर महाराष्ट्र अवेलेबल है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों कॉलम को कॉपी करूंगा, कस्टमर आईडी और स्टेट, इन दोनों को मैं कॉपी करूंगा। देखो दोनों को सिलेक्ट किया, कॉपी किया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो आंसर शीट आपको दिख रहा है, आंसर शीट, यहां पर हमें आंसर निकालना है। मैं यहां पर पेस्ट करता हूं दोनों को। देखो दोनों यहां पर पेस्ट हो गए। अब हमें क्या देखना है, काउंट निकालना है, लेकिन कौन से, जो महाराष्ट्र से है वही कस्टमर का काउंट निकालना है। तो पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा महाराष्ट्र से कितने कस्टमर है, पहले ढूंढना पड़ेगा महाराष्ट्र से कितने कस्टमर है। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो मैं ये दोनों कॉलम को नहीं, पहले कस्टमर आईडी को यहां पर सिलेक्ट करूंगा, बाद में स्टेट को सिलेक्ट करूंगा, या फिर दोनों कॉलम को मैं सिलेक्ट करूंगा। मुझे इसके अंदर ढूंढना होगा डुप्लीकेट अवेलेबल है या नहीं, इसके अंदर डुप्लीकेट अवेलेबल है या नहीं, ये पहले ढूंढना पड़ेगा। तो देखो मैं कस्टमर आईडी को सिलेक्ट करूंगा, यहां पर आपको होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्या है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे हाईलाइट सेल्स के अंदर यहाँ पर आपको डुप्लीकेट वैल्यू, क्या है यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, डुप्लीकेट वैल्यू। अब मैं इसके ओके के ऊपर प्रेस करूंगा, किसके ऊपर, ओके के ऊपर। तो देखो यहाँ पर डुप्लीकेट अभी नीचे आपको दिखाई देंगे रेड कलर से, देखो ये है डुप्लीकेट, यहाँ पर रेड कलर में आया हुआ। अगर नीचे देखेंगे तो देखो यहाँ पर भी रेड कलर में डुप्लीकेट आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी डुप्लीकेट को यहां से रिमूव करेंगे, सभी डुप्लीकेट को यहां से रिमूव करेंगे। देखो मैंने यहाँ पर फिल्टर लगाता हूं, कस्टमर आईडी और स्टेट को मैं फिल्टर लगाऊंगा। यहाँ पर होम टैब के अंदर ऊपर सॉर्ट एंड फिल्टर में फिल्टर के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैं फिल्टर के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर आपको कस्टमर आईडी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिख रहा है फिल्टर बाय कलर। इसमें ये जो कलर आपको दिख रहा है ये डुप्लीकेट वैल्यू है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर फिल्टर लग गया, क्या हो गया, फिल्टर लग गया। अब हमें ये जो डुप्लीकेट है, ये कस्टमर के आईडी है, डुप्लीकेट हो गए ये कस्टमर, इनको पहले डिलीट करना पड़ेगा। इनको क्या करना पड़ेगा, डिलीट। तो मैं क्या करूंगा, सभी कॉलम को यहां पर सिलेक्ट करूंगा। देखो मैं सभी कॉलम जो भी डुप्लीकेट है उनको सबको सिलेक्ट करूंगा, यहां से मुझे रिमूव करना पड़ेगा इनको। तो मैं राइट क्लिक करूंगा, डिलीट रो, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अभी यहां से डुप्लीकेट सभी निकल गए, सभी डुप्लीकेट निकल गए। वापस मैं फिल्टर को निकाल दूंगा, क्लियर फिल्टर फ्रॉम कस्टमर आईडी, यहां पर ये क्लिक किया तो अभी देखो यहां पर एक भी डुप्लीकेट अभी आपको दिखाई नहीं देगा। मैं वापस अगर कॉलम बी के ऊपर क्लिक करता हूं, होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल्स, इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू, क्या है डुप्लीकेट वैल्यू, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ओके प्रेस करूंगा। और अगर मैं फिल्टर में जाकर के अभी देखता हूं तो फिल्टर बाय कलर ये ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है। फिल्टर बाय कलर इससे पहले हाईलाइट हुआ था रेड कलर, तो अभी ये हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि इसके अंदर के सभी डुप्लीकेट मैंने निकाल दिए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, महाराष्ट्र से जितने कस्टमर है उनका काउंट फाइंड आउट करना है। तो आप अभी यहां पर महाराष्ट्र को फिल्टर लगा सकते हो। देखो मैं यहां पर सभी फिल्टर निकाल दूंगा, सिर्फ महाराष्ट्र को फिल्टर लगाऊंगा, ओके प्रेस किया। यहां पर मैंने ओके प्रेस किया, अभी यहां पर आपको सभी महाराष्ट्र दिख रहे हैं, सभी महाराष्ट्र यहां पर आपको दिख रहे हैं। देखो अभी यहाँ पर सभी महाराष्ट्र दिख रहे हैं और कस्टमर आईडी भी आपको सभी महाराष्ट्र के कस्टमर का कस्टमर आईडी आ गया। डेटा बड़ा है, इसके कारण यहाँ पर देखो नीचे तक ज्यादा डेटा होने के कारण देखो सभी महाराष्ट्र आपको यहाँ तक नीचे दिखाई दे रहे हैं।
टोटल रोज इसके अंदर 10,000 है। तो देखो यहाँ पर सभी महाराष्ट्र के कस्टमर आ गए। अब हमें क्या करना है, काउंट निकालना है। मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर से सिलेक्ट करूंगा। तो देखो यहाँ पर काउंट आ गया, नीचे क्या है, काउंट 1473। सिर्फ महाराष्ट्र के कस्टमर चाहिए, तो मैंने महाराष्ट्र को फिल्टर लगाया और काउंट 1473। यही आंसर काउंट इफ फंक्शन का यूज करके भी आप निकाल सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहां पर डुप्लीकेट अवेलेबल है, आपको यहां पर काउंट इफ लगाना है। देखो यहां पर मैं यहां पर पहले लिखूंगा महाराष्ट्र, MAHARASHTRA। मैंने यहां पर महाराष्ट्र लिखा। अब मैं यहां पर इक्वल टू काउंट इफ्स, कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं यहां पर, काउंट इफ्स। देखो टैब प्रेस किया, काउंट इफ्स आ गया। ये पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1। मैं इसको स्टेट के ऊपर से सिलेक्ट करूंगा, पूरा कॉलम सिलेक्ट करूंगा, कॉमा। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया 1, क्या क्राइटेरिया 1। मैं सिर्फ महाराष्ट्र को सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट प्रेस किया, एंटर दे दिया। तो देखो यहां पर आ गया आंसर आपका 1472। यहां पर भी अगर आप देखोगे तो वही आंसर है। नीचे क्या आया था, 1473। क्या आया था, 1473। लेकिन यहाँ पर कॉलम के हेडर भी इंक्लूड करके वो 1473 आंसर आया था। तो हमें यहाँ पर कॉलम के हेडर को इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र से आने वाले कस्टमर कितने हैं, 1472। यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या था, काउंट हाउ मेनी कस्टमर्स बिलोंग टू महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से आने वाले कस्टमर। तो देखो यहाँ पर आंसर आ गया 1472। इस तरीके के आंसर आपको जब आप एक्सेल के ऊपर काम करोगे कंपनी में, ऐसे ही आंसर आपको निकालने पड़ते हैं। यहां पर हमने यूज किया काउंट इफ। उसके बाद फाइंड एवरेज फीडबैक स्कोर ऑफ एक्टिव कस्टमर। क्या बोल रहा है ये, फाइंड एवरेज फीडबैक स्कोर ऑफ एक्टिव कस्टमर। तो देखो अभी अगर आप टेबल के अंदर देखोगे तो देखो यहां पर है एक्टिव स्टेटस। तो यहाँ पर कस्टमर कौन से है, इनएक्टिव और एक्टिव। क्या है, एक्टिव और इनएक्टिव। आपको सिर्फ क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, फाइंड एवरेज फीडबैक स्कोर ऑफ एक्टिव कस्टमर। एवरेज निकालना है फीडबैक स्कोर का, और वो भी एक्टिव कस्टमर का। तो देखो कस्टमर डेटा के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर मुझे सिर्फ एक्टिव कस्टमर का फीडबैक स्कोर निकालना है। तो देखो मैंने यहां पर एक्टिव के अंदर फिल्टर लगाया और एवरेज निकालना है फीडबैक स्कोर का। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो यहां पर आपको एवरेज दिख रहा है 6.4648। क्या है, एवरेज 6.4648। यही आंसर आपको निकालना है। तो यहां पर कैसे निकालेंगे, देखो मैं अभी क्या करूंगा, ये दोनों कॉलम को यहां पर कॉपी कर लूंगा, Ctrl+C। यहां पर आंसर शीट में पहले तो मैं ये डेटा को यहां पर डिलीट करूंगा, यहां पर भी इसको डिलीट करूंगा। वापस अभी क्या करूंगा, कस्टमर डेटा के अंदर से दोनों कॉलम को कॉपी करूंगा, आंसर शीट में यहां पर मैं पेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे एवरेज निकालना है फीडबैक स्कोर का, वो भी एक्टिव कस्टमर का। तो मैं यहां पर लिखूंगा एक्टिव। देखो मैं यहां पर लिखूंगा सिर्फ एक्टिव, और निकालना है एवरेज फीडबैक स्कोर। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा, यहां पर अगर आप देखोगे क्वेश्चन शीट के अंदर इन्होंने हिंट दिया है, एवरेज इफ फॉर्मूला आपको यूज कर सकते हो आप। कौन सा, एवरेज इफ। तो मैं यहां पर एवरेज इफ लगाऊंगा, इक्वल टू एवरेज इफ। हमने देखा था एवरेज इफ। ये पूछ रहा है रेंज, क्या पूछ रहा है, रेंज। मैं इसको ऊपर से सिलेक्ट करूंगा, कॉमा। ये पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो मैं यहां पर क्राइटेरिया ये एक्टिव दूंगा, कॉमा एवरेज रेंज। देखो मैंने वहां ऊपर से एवरेज रेंज सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया। तो देखो यहां पर एक्टिव कस्टमर का एवरेज आ गया 6.4648। ये है आंसर। तो यहां पर वही क्वेश्चन पूछा गया था,
फाइंड एवरेज फीडबैक स्कोर ऑफ एक्टिव कस्टमर। तो ये आंसर आपका कितना आ गया, 6.4648। मैं यहां पर लिखूंगा 6.4648। आगे का क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ कस्टमर्स विथ टोटल ऑर्डर ग्रेटर देन 50। तो नंबर ऑफ कस्टमर आपको ढूंढने हैं जिनका टोटल ऑर्डर ग्रेटर देन 50 है। क्या है, ग्रेटर देन 50। तो देखो मैं कस्टमर टेबल के अंदर जाऊंगा और टोटल ऑर्डर, अगर आप इसके अंदर देखोगे, इनको निकालना है कितने कस्टमर है यहाँ पर जिनका टोटल ऑर्डर ग्रेटर देन 50 है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे फिल्टर में, तो देखो यहाँ पर सिर्फ 19 तक ही नंबर है, यहाँ पर 19 तक। और इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स जिनका टोटल ऑर्डर 50 से ज्यादा है। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर 50 का नंबर ही नहीं है। तो ऐसे कितने कस्टमर है, 0। कितने कस्टमर है, 0। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आएगा 0। क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड नंबर ऑफ कस्टमर विथ टोटल ऑर्डर ग्रेटर देन 50। अगर आप फिल्टर लगाओगे टोटल ऑर्डर कॉलम को, तो ग्रेटर देन 50 यानी कि 50 का वहां पर नंबर ही नहीं है, तो 50 से ज्यादा टोटल ऑर्डर किसी का भी नहीं है। तो ऐसे कितने कस्टमर हो गए, 0। तो यहां पर आ गया आंसर 0। आगे है शो ओनली गोल्ड कस्टमर। क्या बोल रहा है, शो ओनली गोल्ड कस्टमर। तो यहाँ पर फिल्टर फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हो। कौन से फॉर्मूला का, फिल्टर। आपको क्या करना है, सिर्फ जो गोल्ड वाले कस्टमर है उनको ही निकालना है। तो देखो यहाँ पर कस्टमर डेटा के अंदर अगर आप देखोगे तो लॉयल्टी स्टेटस कॉलम है। क्या है, लॉयल्टी स्टेटस। इसके अंदर गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर। क्या है, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर। तो हमें सिर्फ गोल्ड वाले कस्टमर निकालने हैं। कौन से, गोल्ड वाले। तो हम लोग यहाँ पर फिल्टर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। कैसे, अभी ये जो आंसर था इसको मैं डिलीट कर दूंगा। मैं यहां पर लिखूंगा गोल्ड, और यहां पर मुझे सिर्फ कस्टमर डेटा के अंदर से कस्टमर फाइंड आउट करने हैं जिनका लॉयल्टी स्टेटस गोल्ड है। तो मैं क्या करूंगा, कस्टमर आईडी ले लूंगा, कस्टमर के नाम ले लूंगा यहां पर, और यहां पर गोल्ड होना चाहिए। तो देखो मैं ये 3 कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और यहां पर लॉयल्टी स्टेटस। तीनों को सिलेक्ट किया मैंने और यहां पर मैं पेस्ट करूंगा। देखो तीनों को मैंने कॉपी करके यहां पर पेस्ट किया। पेस्ट एज वैल्यू करूंगा मैं 1 2 3। देखो कॉलम के हेडर भी आ गए और कॉलम का डेटा भी यहां पर आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, सिर्फ गोल्ड वाले कस्टमर। तो मैं यहां पर फिल्टर फंक्शन का यूज करूंगा। यहां पर मैं लिखूंगा गोल्ड, यहां पर लिखूंगा फिल्टर इक्वल टू फिल्टर, टैब प्रेस किया। अब ये पूछ रहा है एरे। क्या पूछ रहा है, एरे। तो मैं ये तीनों को सिलेक्ट करता हूं, कॉमा इंक्लूड, इसमें देना है आपको पैरामीटर देना है। तो यहां पर सिर्फ गोल्ड, लॉयल्टी स्टेटस जिनका गोल्ड है वही कस्टमर आने चाहिए। तो मैं यहां पर एक कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, ऊपर से इक्वल टू, यहां पर मैं दूंगा इसका इक्वल टू गोल्ड। यहां पर मैंने सिलेक्ट किया, दूसरा पैरामीटर इंक्लूड, कॉमा इफ एम्प्टी, अगर एम्प्टी आता है तो यहां पर मैं लिखूंगा नॉट फाउंड। ये फिल्टर का फंक्शन मैंने यहां पर लगाया, एंटर प्रेस किया। तो देखो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, इस डेटा के अंदर से सिर्फ गोल्ड के ही कस्टमर निकल के आ गए। आपको यहां पर दिख रहा है कस्टमर आईडी, कस्टमर का नाम और गोल्ड। देखो यहां पर कस्टमर आईडी आ गया, कस्टमर का नाम आ गया और लॉयल्टी स्टेटस यहां पर आपको गोल्ड ही दिखाई दे रहा है। यहां पर सिल्वर भी है, सिल्वर के बाद में गोल्ड भी है और दूसरा भी है। फिल्टर में जाकर के आप लोग देख सकते हो। देखो मैं अगर यहां पर फिल्टर लगाता हूं,
गोल्ड भी है, प्लैटिनम भी है और सिल्वर भी है डेटा के अंदर। लेकिन अगर आप यहां पर फिल्टर लगाओगे, इसके अंदर सिर्फ गोल्ड ही है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था यहां पर, शो ओनली गोल्ड कस्टमर, गोल्ड वाले कस्टमर को शो करना है। तो आप फिल्टर का यूज करके इस तरीके से यहां पर आंसर निकाल सकते हो, जैसे कि यहां पर मैंने अभी निकाला। यहां पर मैंने सिर्फ फिल्टर का फंक्शन यूज किया, कंडीशन दिया गोल्ड, और यही टेबल में से सिर्फ गोल्ड वाले कस्टमर यहां पर निकल के आ गए, बाकी सिल्वर और प्लैटिनम वाले कस्टमर यहां पर नहीं आए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर आप जब कंपनी में काम करोगे तब भी निकालने वहां पर पड़ते हैं। इसी तरीके से अब ये एक छोटा सा रिपोर्ट तैयार हो गया। इस तरीके के आपको रिपोर्ट बनाने पड़ते हैं कंपनी के अंदर। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। डिफिकल्ट जा रहा है? नहीं नो सर, सर, इजी। इजी है। सबको समझ में आ रहा है क्या? बाकी लोग कुछ बोलते नहीं। समझते हैं सर। यस सर। यस सर, समझ में आ रहा है। यस सर। पक्का समझ में आ रहा है या फास्ट हो रहा है? नहीं नहीं ठीक है सर। ठीक है, आगे के क्वेश्चन ले लेंगे। अगर किसी को डिफिकल्ट लग रहा है तो बोलो। यहाँ पर अभी आपको क्या प्रॉब्लम होगा पता है क्या? इतने सारे फॉर्मूला है, आपको अभी ये फॉर्मूला रिमेम्बर नहीं होंगे। तो अभी देख लो सिर्फ यहाँ पर, मुझे पता है आपको फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लगाना है और किस तरीके से लगाना है, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जब बड़ा डेटा सेट होता है, वहां पर क्या होता है, हमें समझ में ही नहीं आता कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लगाना है। छोटे डेटा सेट के ऊपर जल्दी समझ में आएगा, लेकिन बड़े डेटा सेट के ऊपर समझ में नहीं आता है। तो अभी सिर्फ क्वेश्चन आप देख लो, किस तरीके के आंसर वहां पर निकालने पड़ते हैं, किस तरीके का लॉजिक लगाना पड़ता है, यही आप यहाँ पर देख लो। सिर्फ मैं अभी किस तरीके से निकाल रहा हूं। ओके, ओके सर। समझने में डिफिकल्ट जाएगा, मुझे पता है समझने में थोड़ा डिफिकल्ट ही जाएगा आपको। जब तक आपका अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक थोड़ा समझने में डिफिकल्ट ही जाएगा। तो ये इस तरीके से फिल्टर फंक्शन का यूज करके हमने गोल्ड वाले कस्टमर डेटा के अंदर से सिर्फ निकाले। अभी मैं क्या करूंगा, इसको वापस डिलीट कर दूंगा। उसके बाद आगे का क्वेश्चन क्या है, सॉर्ट कस्टमर बाय टोटल स्पेंड। क्या बोल रहा है, सॉर्ट करना है कस्टमर को बाय टोटल स्पेंड। टोटल स्पेंड जो कॉलम है उसके ऊपर से कस्टमर को सॉर्ट करना है। कौन से ऑर्डर में, हाईएस्ट टू लोवेस्ट, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर आईडी और टोटल स्पेंड दोनों कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे पहले। देखो मैं क्या करूंगा, कस्टमर आईडी को कंट्रोल प्रेस करके कस्टमर आईडी और टोटल स्पेंड, देखो मैंने दोनों कॉलम को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, दोनों को कॉपी किया, मैं यहां पर लेके आ गया, कंट्रोल वी, देखो यहां पर पेस्ट किया, पेस्ट एज वैल्यू। तो देखो ये डेटा पेस्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ टोटल स्पेंड। कस्टमर को सॉर्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ टोटल स्पेंड कॉलम के ऊपर। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को पहले फिल्टर लगाऊंगा। देखो यहां पर मैंने फिल्टर लगाया। अब क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है टोटल स्पेंड कॉलम के ऊपर से। मैं यहां पर फिल्टर में जाकर, फिल्टर में यहां पर आपको ऑप्शन दिख रहा है नीचे, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो यहां पर आपको, देखो यहां पर डिसेंडिंग ऑर्डर का यहां पर सिंबल आ गया, फिल्टर में छोटा सा एरो दिख रहा है, टोटल स्पेंड। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में देखो आप, सबसे बड़ा फिगर सबसे ऊपर आ गया, कस्टमर का आईडी भी आ गया और कस्टमर का टोटल स्पेंड का जो फिगर सबसे बड़ा था वो, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा। तो ये कस्टमर के आईडी टोटल स्पेंड कॉलम के ऊपर से यहाँ पर सॉर्ट हो गए। आप यहाँ पर सॉर्ट फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हो। मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड,
ये देखो, ये जो सॉर्ट किया था ये चला गया, अंडू किया मैंने इसको। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सॉर्ट फंक्शन का यूज करूंगा सॉर्टिंग के लिए। हमने सॉर्ट फंक्शन देखा था, इक्वल टू सॉर्ट। ये पूछ रहा है एरे, तो मैं दोनों को दे दूंगा, कॉमा। ये पूछ रहा है सॉर्ट इंडेक्स, किसके बेसिस पर आपको सॉर्ट करना है, टोटल स्पेंड, कॉलम नंबर कितना है, सेकंड, तो मैं यहां पर लिखूंगा 2, कॉमा। सॉर्ट ऑर्डर पूछ रहा है, कौन सा ऑर्डर आपको सॉर्ट करना है, डिसेंडिंग, मैं यहां पर डिसेंडिंग को सिलेक्ट कर रहा हूं, देखो -1 आ गया, कॉमा। आगे पूछ रहा है बाय कॉलम, बाय कॉलम हमें रो के ऊपर सॉर्ट करना है, तो मैं यहां पर फॉल्स सिलेक्ट करूंगा, टैब प्रेस किया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया, तो यहां पर क्या हो गया, स्पिल का एरर आ गया। तो यहां पर एरर आ गया, यहां पर सॉर्ट किया हमने लेकिन एरर यहां पर आ गया, तो इसको मैं वापस करता हूं। ये जो फिल्टर है इनको मैं निकाल दूंगा, एक मिनट, कंट्रोल Z, इक्वल टू सॉर्ट एरे। यहां पर ये पूछ रहा है एरे, मैंने यहां पर दोनों भी कॉलम दिए थे, यहां पर एक ही कॉलम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं, एक कॉलम दिया मैंने, कॉमा, सॉर्टिंग इंडेक्स, आपको दोनों ही कॉलम देने पड़ेगी, यहाँ पर एक कॉलम से नहीं चलेगा, दोनों कॉलम मैंने दे दिए एरे, कॉमा, सॉर्टिंग इंडेक्स, सेकंड नंबर के ऊपर मुझे सॉर्ट करना है, कॉमा, सॉर्टिंग ऑर्डर -1, कॉमा, सॉर्टिंग बाय रो फॉल्स, टैब प्रेस किया, फॉल्स आ गया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, इक्वल टू, एंटर प्रेस किया, तो ये यहाँ पर स्पिल एरर बता रहा है, तो यहाँ पर एरर आ रहा है। अब ये एरर क्यों आ रहा है वो ढूंढना पड़ेगा। सर स्पिल एरर क्या होता है? स्पिल एरर जो डायनेमिक एरे होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, डायनेमिक एरे मतलब फिल्टर, सॉर्ट या फिर यूनिक, ये जो फंक्शन है एक्सेल के अंदर, इनको डायनेमिक एरे बोला जाता है। डायनेमिक एरे अगर आपका काम नहीं करता है या फिर उसका रेंज अगर बहुत बड़ा हो जाता है, तो वहां पर स्पिल एरर वहां पर आ जाता है। हमने बाकी के एरर तो देखे थे, यहाँ पर स्पिल एरर आ रहा है क्योंकि इसका शायद, अभी देखो मैं अगर आपको रेंज दिखाऊं तो ये डेटा बहुत बड़ा है, क्या है, बहुत बड़ा, तो ये शायद सॉर्टिंग करने में भी इसको प्रॉब्लम आ सकता है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू SORT, सॉर्ट एरे पूछ रहा है, मैं क्या करता हूं, कॉलम के हेडर नहीं सिलेक्ट करूंगा, सिर्फ डेटा को सिलेक्ट करूंगा, नीचे से सिर्फ मैंने डेटा को सिलेक्ट किया, कॉमा, सॉर्टिंग इंडेक्स, सॉर्टिंग इंडेक्स में यहाँ पर 2 दे दूंगा क्योंकि मुझे टोटल स्पेंड के ऊपर सॉर्ट करना है। सॉर्टिंग ऑर्डर -1 यानी कि डिसेंडिंग, कॉमा, सॉर्टिंग बाय रो, मैं यहाँ पर फॉल्स यानी कि 0 प्रेस करूंगा, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया, तो देखो अभी पहले क्या गलती हुआ था, मैंने कॉलम के हेडर को भी सिलेक्ट किया था। आपको कॉलम के हेडर को सॉर्ट का जो फॉर्मूला है वहां पर कॉलम के हेडर को सिलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ डेटा को ही सिलेक्ट करना है। तो देखो ये आंसर आ गया, पहले भी यही आंसर आया था। अगर आप देखोगे, मैंने जब यहाँ पर फिल्टर के ऊपर सॉर्टिंग किया था तो सबसे पहले ये 54 44 28 यही आंसर आया था, सॉर्टिंग हुआ था। उसके बाद 23 81, अगर आपको फिर से देखना है, मैं यहाँ पर फिर से फिल्टर लगाऊंगा, देखो मैंने फिल्टर लगाया, अब ये क्या है 54 44 28, मैं यहां पर जाकर इसको सॉर्ट कर दूंगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। देखो जैसे ही मैंने सॉर्ट किया, सबसे ऊपर देखो ये आ गया 4710 4710 कस्टमर आईडी, और ये आंसर भी आपका सेम ही यहाँ पर आ रहा है। लेकिन ये डायनेमिक एरे है, अगर आप यहाँ पर देखोगे डायनेमिक, मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूं, ये पूरा सिलेक्ट हो रहा है नीचे तक, मैंने फॉर्मूला एक ही जगह पे लगाया लेकिन ये नीचे भी आ रहा है, तो इसको बोला जाता है डायनेमिक एरे एक्सेल के अंदर। तो ये इस तरीके से काम करता है। मैं अगर बाजू में क्लिक करता हूं तो
देखो यहाँ पर ग्रीन बॉर्डर नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, आजू बाजू में इसके ग्रीन ब्लू कलर वाला बॉर्डर यहाँ पर आ रहा है आजू बाजू में। तो ये इसको इस तरीके से ये फंक्शन काम करता है। कौन से सॉर्ट, यूनिक, उसके बाद फिल्टर, ये जो फंक्शन है ये डायनेमिक एरे होते हैं। और इनके अंदर अगर एरर आता है तो स्पिल एरर आता है। ये स्पिल एरर अभी क्यों आया था, क्योंकि मैंने ये दोनों कॉलम हेडर को भी सिलेक्ट किया था, इसके कारण ये स्पिल एरर यहाँ पर आ रहा था। इस तरीके से आपको आंसर निकालने हैं। सॉर्टिंग देखा हमने अभी, तो ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर आंसर मिल गया। सॉर्ट कस्टमर बाय टोटल स्पेंड। आगे पूछ रहा है, आगे का क्वेश्चन, फाइंड टॉप 10 कस्टमर बाय स्पेंडिंग। क्या निकालना है यहाँ पर, फाइंड टॉप 10 कस्टमर बाय स्पेंडिंग, यानी कि पहले 10 कस्टमर निकालने हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेंड कॉलम। तो देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे टोटल स्पेंड, सबसे ज्यादा जिसने स्पेंड किया है, ऐसे 10 कस्टमर, टॉप 10 कस्टमर आपको निकालने हैं। तो मैं क्या करूंगा, वापस कस्टमर आईडी और टोटल स्पेंड इन दोनों को कॉपी करूंगा, आंसर शीट में लेके आऊंगा, यहाँ पर पेस्ट करूंगा। देखो मैंने पेस्ट किया, टॉप 10 कस्टमर निकालने हैं। तो हम लोग वापस उसी तरीके से यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर के अंदर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में सॉर्ट करूंगा इसको, और सिर्फ पहले 10 कस्टमर मुझे लेने हैं। तो मैं यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 1 2 ऐसे दे दिया, इसको ड्रैग करूंगा नीचे 10 तक, क्योंकि मुझे पहले 10 ही कस्टमर निकालने हैं जिनका टोटल स्पेंड सबसे ज्यादा है। तो देखो ये पहले कस्टमर आ गए, बाकी के कस्टमर की मुझे जरूरत नहीं है। मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन से सभी कस्टमर को यहाँ पर क्लियर ऑल के ऊपर क्लिक कर रहा हूं, तो सभी डेटा एक साथ डिलीट हो गया। तो इस तरीके से ये 10 कस्टमर आ गए, टॉप 10 कस्टमर ऑन द बेसिस ऑफ टोटल स्पेंड कॉलम। इस तरीके से आपको आंसर निकालने पड़ते हैं एक्सेल के अंदर, जब आप कंपनी में ज्वाइन करोगे तब। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। आगे है, फाइंड ऑल कस्टमर हु ज्वाइंड आफ्टर 1 जनवरी। क्या है यहाँ पर, फाइंड ऑल कस्टमर हु ज्वाइंड आफ्टर 1 जनवरी। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो ज्वाइनिंग डेट दिया है, लेकिन मल्टीपल डेट यहाँ पर अवेलेबल है, बहुत सारे डेट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन ये क्या पूछ रहे, ऐसे कस्टमर निकालो जिनका ज्वाइनिंग डेट 1 जनवरी के बाद में है। क्या है, 1 जनवरी के बाद में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखा है 1 जनवरी 2023, मैं यहाँ पर लिखूंगा 01/01/2023। अब मैं क्या करूंगा, फिल्टर का ही यूज करूंगा। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पर देखो फिल्टर बोला है, फिल्टर का कंडीशन लगाना है 1 जनवरी के बाद का। तो मैं यहाँ पर आंसर शीट में यहाँ पर तारीख लिख दिया मैंने 1 जनवरी 2023। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इक्वल टू फिल्टर। अब ये पूछ रहा है एरे, मैं डेटा सेट के अंदर जाऊंगा और कस्टमर आईडी से लेके ज्वाइनिंग डेट तक मैंने पूरा डेटा सिलेक्ट किया। कस्टमर आईडी से लेकर ज्वाइनिंग डेट तक पूरा का पूरा डेटा मैंने ऊपर से सिलेक्ट किया, कॉमा। अब आगे का कंडीशन देना है आंसर शीट में, आगे का यहाँ पर कंडीशन देना है इंक्लूड। पहला पैरामीटर एरे हो गया, दूसरा पैरामीटर इंक्लूड। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, वापस कस्टमर टेबल के अंदर जाऊंगा, डेट को सिलेक्ट करूंगा, डेट इज ग्रेटर देन। देखो मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल दे दिया, यहाँ पर लिखा ग्रेटर देन, और आंसर शीट के अंदर ये डेट को सिलेक्ट करूंगा। कस्टमर का डेट अगर ये डेट से ज्यादा होता है तो वही डेटा हमको फिल्टर करना है। ब्रैकेट को मैं कॉमा दिया, और इफ एम्प्टी के अंदर मैं लिखूंगा नॉट फाउंड। अगर नहीं मिलता तो नॉट फाउंड आएगा वहां पर। ब्रैकेट को कंप्लीट किया और एंटर प्रेस किया, तो देखो यहाँ पर आंसर आपका आ गया। अब ये ज्वाइनिंग डेट आपको यहाँ पर नंबर में दिख रहा है, इसको हमें डेट में कन्वर्ट करना है, शॉर्ट डेट। तो देखो यहाँ पर डेट आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको, ये डायनेमिक एरे है, इसको मैं कंट्रोल ए करके सबको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी, उसी जगह पर पेस्ट एज वैल्यू करूंगा। क्या करूंगा, पेस्ट एज वैल्यू। क्यों, फॉर्मूला चला जाना चाहिए। तो देखो अभी ज्वाइनिंग डेट आ गया। अभी हमको बोला था कि 1 जनवरी 2023 से जिनका डेट
ज्वाइनिंग डेट 1 जनवरी 2023 के बाद में है, वही कस्टमर यहाँ पर आने चाहिए। 1 जनवरी वाले कस्टमर यहाँ पर नहीं आने चाहिए। मैं क्या करूंगा, सबको फिल्टर लगाऊंगा और यहाँ पर ये जो डेट है उसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूंगा, क्योंकि सबसे कम वाली डेट ऊपर आ जाएगी। तो देखो मैं अभी यहाँ पर सॉर्ट करता हूं, सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि ओल्डेस्ट टू लोवेस्ट। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो सबसे पहली डेट आ गई 2 जनवरी। हमको क्या बोला था क्वेश्चन के अंदर, फाइंड ऑल कस्टमर हु ज्वाइंड आफ्टर 1 जनवरी 2023, यानी कि 1 जनवरी के बाद में जिनका ज्वाइनिंग हुआ है ऐसे कस्टमर निकालो। तो हमने आंसर के अंदर देखो यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट 2 जनवरी आ गया, 2 जनवरी, 3 जनवरी। 1 जनवरी के पहले का डेट यहाँ पर नहीं आया, 1 जनवरी के पहले का डेट यहाँ पर नहीं आया है। तो इसके लिए मैंने कौन सा फंक्शन यूज किया, फिल्टर। यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज किया था, फिल्टर। तो इस तरीके से आपको आंसर निकालने पड़ते हैं डेटा के अंदर से। आगे का क्वेश्चन है यहाँ पर, शो कस्टमर्स फ्रॉम मुंबई और पुणे। क्या पूछ रहा है ये, शो कस्टमर्स फ्रॉम मुंबई और पुणे। टेबल के अंदर से, डेटा के अंदर से जिनका सिटी मुंबई या फिर पुणे है ऐसे ही कस्टमर निकालने हैं। फिल्टर का यूज करना है और लॉजिक यहाँ पर लगाना है, फिल्टर और लॉजिक दोनों भी। तो देखो अभी मैं इसको वापस डिलीट कर दूंगा। अब मैं यहां पर लिखूंगा फिल्टर का फॉर्मूला। डेटा के अंदर से मुझे जिनका सिटी, देखो यहां पर सिटी है मुंबई या फिर पुणे। अगर आप यहां पर देखोगे बहुत सारे, लेकिन हमें मुंबई और पुणे वाले ही कस्टमर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर लगाऊंगा इक्वल टू फिल्टर। देखो यहां पर मैं लिखूंगा, पहले तो मुंबई लिखूंगा, उसके बाद यहां पर लिखूंगा पुणे। दोनों कंडीशन मैंने यहां पर दे दिए, इक्वल टू फिल्टर। अभी ये पूछ रहा है एरे। कस्टमर टेबल के अंदर एरे को मैं सिलेक्ट करूंगा, कहां से कहां तक, कस्टमर आईडी से सिटी तक। पूरा टेबल मैंने सिलेक्ट कर लिया, कस्टमर आईडी से सिटी तक। कॉमा इंक्लूड, क्या पूछ रहा है ये, दूसरा पैरामीटर इंक्लूड। तो मैं यहां पर ब्रैकेट को ओपन करूंगा। इंक्लूड के अंदर मुझे पहला कंडीशन देना है मुंबई, दूसरा देना है पुणे। तो देखो अभी मैं सिटी कॉलम को सिलेक्ट करता हूं, सिटी इक्वल टू, यहां पर आंसर शीट के अंदर मैंने मुंबई लिखा था, मुंबई को मैंने सिलेक्ट किया। ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और यहां पर मैंने स्टार दिया, यानी कि और कंडीशन। ये स्टार का मतलब क्या होता है, और। पहले मैंने एरे को सिलेक्ट किया, उसके बाद अभी मैं मुंबई का कंडीशन यहां पर दे रहा हूं और लिखा मैंने बाद में स्टार। स्टार का मतलब होता है और। दूसरे कॉलम में देखो दूसरा ब्रैकेट ओपन किया। अब यहां पर मैं कस्टमर डेटा के अंदर से सिटी, वापस सिटी कॉलम को सिलेक्ट करता हूं, इक्वल टू आंसर शीट में मैं पुणे को सिलेक्ट करूंगा। ब्रैकेट को वापस कंप्लीट किया तो दोनों मुंबई, यहां पर मैंने मुंबई का कंडीशन दिया, यहां पर लिखा और। स्टार का मतलब होता है और। दूसरे कॉलम में यहां पर मैंने लिखा पुणे। अब मैं ब्रैकेट को कंप्लीट करूंगा। ब्रैकेट को जैसे ही मैंने कंप्लीट किया, फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। इफ नॉट फाउंड वाला पैरामीटर मैंने दिया नहीं यहां पर, इफ एम्प्टी वाला पैरामीटर यहां पर मैंने दिया नहीं। ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया तो यहां पर एरर आ गया। क्यों एरर आ गया यहां पर, आंसर शीट C2। ओके, तो स्पेलिंग चेक करना पड़ेगा मुझे। देखो यहां पर मैंने हाथ से लिखा मुंबई पुणे, कस्टमर टेबल के अंदर मुंबई कैसे लिखा है, सिटी के अंदर मुंबई, MUMBAI, ओके, और पुणे कैपिटल PUNE। यहां पर मैंने कैसे लिखा है, ठीक तो लिखा है, यहां पर करेक्ट है, फिर भी यहां पर एरर आ गया। वापस से एक बार लगा करके देखेंगे, इक्वल टू फिल्टर। अच्छा, यहां पर एरे पूछ रहा है तो मैं क्या करूंगा, ये कस्टमर डेटा को टेबल के कॉलम सिलेक्ट नहीं करूंगा,
कॉलम के हेडर है उनको छोड़कर नीचे का डेटा मैं सभी सिलेक्ट करूंगा। सभी डेटा मैंने नीचे का सिलेक्ट किया, कॉमा। दूसरा कंडीशन है इंक्लूड, दूसरा पैरामीटर है इंक्लूड। इसके अंदर अब मैं सिटी कॉलम को यहां पर सिलेक्ट करूंगा। किसको? सिटी कॉलम। देखो सिटी को मैंने सिलेक्ट किया, इक्वल टू यहां पर मैं आंसर शीट के अंदर मुंबई को सिलेक्ट कर रहा हूं। ब्रैकेट को क्लोज किया, स्टार प्रेस किया, दूसरा ब्रैकेट ओपन किया, वापिस कस्टमर डेटा के अंदर सिटी को मैंने सिलेक्ट किया, इक्वल टू अब मैं पुणे का कंडीशन दे दूंगा। यहां पर ब्रैकेट को कंप्लीट किया और दूसरा ब्रैकेट को भी मैं कंप्लीट करूंगा और अभी एंटर प्रेस करके देखता हूं तो ये पूछ रहा है, कुछ तो एरर यहां पर आ गए। एस किया, वापिस से यहां पर स्पेल एरर आ गया क्योंकि मैंने यहां पर आंसर शीट कॉलम हेडर को मैंने यहां पर सिलेक्ट किया है, इसकी वजह से यहां पर वापिस एरर आ रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा? वापिस इक्वल टू फिल्टर, एरे पूछ रहा है कस्टमर डेटा के अंदर कॉलम हेडर को छोड़ करके नीचे का डेटा मैं सिलेक्ट करूंगा, कॉमा। पहले ब्रैकेट में आंसर शीट के अंदर इंक्लूड में मैं सिटी को सिलेक्ट करूंगा, लेकिन कॉलम का हेडर यहां पर नहीं लूंगा, नीचे से ही सिलेक्ट करूंगा। देखो मैंने सिटी को सिलेक्ट किया, इक्वल टू आंसर शीट के अंदर मुंबई, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, स्टार प्रेस किया, दूसरा ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद कस्टमर डेटा के अंदर वापस मैं सिटी को ही सिलेक्ट करूंगा, लेकिन कॉलम हेडर नहीं लेना है। यहां पर सिटी इक्वल टू आंसर शीट में पुणे, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, दूसरा भी ब्रैकेट मैंने कंप्लीट किया। ये हो गया फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एंटर प्रेस अगर करता हूं तो भी यहाँ पर कैलकुलेशन एरर आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर फॉर्मूला हमारा गलत हो रहा है फिल्टर का। अब मैं क्या करूंगा? देखो यहाँ पर कस्टमर डेटा के अंदर सभी कॉलम को मैं सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी, आंसर शीट के अंदर यहाँ पर मैं पेस्ट कर लूंगा, 1 2 3 पेस्ट एज वैल्यू किया, और मैं यहां पर लिखूंगा मुंबई, नीचे पुणे लिखा मैंने, यहां पर लिखूंगा इक्वल टू फिल्टर। अब ये पूछ रहा है एरे, सभी को मैंने सिलेक्ट किया, कॉमा, कॉमा, इंक्लूड में पैरामीटर में दे दूंगा मुंबई सिटी इक्वल टू मुंबई। ये ब्रैकेट को कंप्लीट किया और का कंडीशन यानी स्टार दिया, दूसरा वापस सिटी इक्वल टू पुणे, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, दूसरा भी ब्रैकेट क्लोज किया। यहाँ पर फॉर्मूला तो करेक्ट है ना? ओके, एंटर प्रेस किया तो भी एरर आ रहा है। तो देखो यहाँ पर फिल्टर फॉर्मूला लग नहीं रहा है, यानी कि प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पर। तो अभी ये जो क्वेश्चन है, ऍब्सोल्यूट रेफरन्स क्या क्या ते मुंबई आणि पुणेला लॉक केलं तर sir? नहीं, वो उसके वजह से नहीं आ रहा है, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग की वजह से नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला गलत हो रहा है। स्टार जिथं आपण स्टार टाकतोय ना नहीं, ऑरला नहीं, वो स्टार का मीनिंग होता है और कंडीशन है मुंबई एंड पुणे। हमें क्या निकालना है यहाँ पर कस्टमर के अंदर से? अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शो कस्टमर्स फ्रॉम मुंबई और पुणे।
क्या पूछ रहा है, शो कस्टमर्स फ्रॉम मुंबई और पुणे, मुंबई से आने वाले या फिर पुणे से आने वाले, इसके लिए फिल्टर का फॉर्मूला यूज करना है और लॉजिक यहाँ पर लगाना है। कौन सा, और लॉजिक। तो और को बोला जाता है स्टार, वो जो मैं वहां पर स्टार लिख रहा हूं वो और लॉजिक है वहां पर। एक बार वापस से करके देखते हैं। इक्वल टू फिल्टर, अब एरे को मैं एक काम करता हूं, ऊपर से वापस सिलेक्ट करता हूं, कॉमा इंक्लूड सिटी इक्वल टू मुंबई, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, स्टार प्रेस किया, वापिस कॉमा सिटी इक्वल टू पुणे, वापिस ब्रैकेट को कंप्लीट किया, दूसरे वाले ब्रैकेट को कंप्लीट किया, फिल्टर का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। एंटर प्रेस किया तो देखो यहाँ पर कैलकुलेशन एरर आ रहा है। फिल्टर सर आपण ते सर वहाँ कस्टमर नेम मुंबई और पुणे अगर हाथ से लिखे तो चलेगा क्या? मुंबई और पुणे अगर हाथ से लिखे राइटिंग में तो कीबोर्ड से। तो यहाँ पर एक काम करके देखते हैं, जीतू की जगह पे हम लोग मुंबई यहाँ पे लिख के देखते हैं, मुंबई लिखा मैंने हाथ से, यहाँ पर G4 की जगह पे पुणे लिखूंगा मैं, ओके, और ब्रैकेट को मैंने कंप्लीट किया। यहाँ पर फिल्टर का फॉर्मूला लग गया, एरे भी दे दिया मैंने। एंटर प्रेस करता हूं तो भी यहाँ पर कैलकुलेशन एरर आ रहा है। तो एक काम करेंगे, अगर अभी ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्योर टेबल का भी यूज कर सकते हो आप। प्योर टेबल का ऐसे, इसको देखो, ये डेटा यहाँ पर आ गया, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल टी किया, इसको एक्सेल टेबल बना दिया, टेबल डिजाइन में जाके समराइज विद प्योर टेबल, ओके प्रेस किया, यहाँ पर शीट 2 यहाँ पर ओपन हो गया डेटा के ऊपर से, यानी कि प्योर टेबल। अब मैं यहाँ पर कस्टमर आईडी ले लूंगा, कस्टमर के नाम ले लूंगा, और सिटी को मैं फिल्टर के अंदर लेके जाऊंगा। फिल्टर में मैं यहाँ पर सिलेक्ट मल्टीपल कॉलम करूंगा, और यहाँ पर देखो तो यहाँ पर मुंबई और पुणे को ही सिलेक्ट करूंगा। ओके प्रेस किया तो सभी मुंबई और पुणे के ही कस्टमर यहाँ पर आ गए। लेकिन ये जो आंसर है ये करेक्ट तरीका नहीं है आंसर निकालने का। ये जो है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर सिटी को रोज के अंदर अगर लेके आता हूं तो देखो सभी मुंबई पुणे के कस्टमर आ गए। अब यहाँ पे डिजाइन के अंदर सब टोटल इनको निकाल देना है। देखो ये आपका आंसर यहाँ पर आ गया है। अब ये करेक्ट आंसर आ गया है। यहाँ पर देखो सिटी को मैंने फिल्टर लगाया था, क्या किया था मैंने सिटी को यहाँ पर फिल्टर के अंदर लेके आया था, और सिटी को वापस यहाँ पर नीचे भी लेके आ गया। तो यहाँ पर देखो फिल्टर यहाँ पर लग गया, सिर्फ मुंबई और पुणे को ही फिल्टर लग गया, उसके अलावा दूसरा कोई भी सिटी यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर आंसर प्योर टेबल से भी निकाल सकते हो, अगर दिखाने का रहेगा तो। आप लोग बोल सकते हो कस्टमर आईडी 4, जिसका कस्टमर आईडी 4 है, नाम रिया रेड्डी है, वो मुंबई से है। अब पुणे से राहुल शर्मा, कस्टमर आईडी 27 है, राहुल शर्मा पुणे से है। तो ये इस तरीके से आप इसको कॉपी करके देखो, इसको कंट्रोल सी किया मैंने, और आंसर शीट में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिर्फ पेस्ट करूंगा, यहाँ पर पेस्ट एज वैल्यू करूंगा। देखो सभी मुंबई पुणे के, और इनके कॉलम हेडर हम लोग दे देंगे कस्टमर नेम और सिटी। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, सबको सिलेक्ट करके ऑल्ट बॉर्डर यहाँ पर बना दिया। तो देखो अभी मुंबई पुणे का ये इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। फिल्टर का भी यूज कर सकते हो, लेकिन अभी यहाँ पर फिल्टर में कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, फिल्टर का फॉर्मूला वहां पर लग नहीं रहा है। तो इस तरीके से आप प्योर टेबल का यूज करके भी आंसर निकाल सकते हो। देखो सभी मुंबई पुणे के कस्टमर निकल के आ गए आपके इसके अंदर। मल्टीपल वे है, एक्सेल के अंदर आप अगर देखोगे तो मल्टीपल तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। सिर्फ एक फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, आप दूसरा भी तरीका लगाकर, अपना लॉजिक लगाकर आप फिल्टर आंसर निकाल सकते हो। बस आपको क्या करना है, आंसर किसी भी तरीके से आंसर निकालना है, कौन सा भी फॉर्मूला लगाओ, कौन सा भी लॉजिक लगाओ, इस तरीके के आंसर आपको निकालने होते हैं। तो देखो ये भी क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो गया। क्या था ये क्वेश्चन,
शो कस्टमर्स फ्रॉम मुंबई और पुणे। अभी है शो कस्टमर्स हु आर फ्रॉम नॉर्थ रीजन एंड एक्टिव। अब सिर्फ ऐसे कस्टमर दिखाने हैं जिनका रीजन नॉर्थ रीजन है और स्टेटस एक्टिव है। नॉर्थ रीजन और एक्टिव स्टेटस वाले कस्टमर शो करने हैं। फिल्टर विथ एंड। अब देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, सब कुछ चला गया यहां पर। अब मैं वापस एक बार क्या करूंगा, इसको भी डिलीट कर दूंगा, इसकी कोई जरूरत नहीं। कस्टमर डेटा के अंदर से ऐसे कस्टमर निकालने हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, शो कस्टमर्स हु आर फ्रॉम नॉर्थ रीजन एंड एक्टिव। स्टेटस एक्टिव होना चाहिए और रीजन इनका नॉर्थ रीजन होना चाहिए। तो देखो अभी मैं क्या करूंगा, कस्टमर डेटा के अंदर से कस्टमर आईडी, रीजन एंड स्टेटस, इन तीनों कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, आंसर शीट में लेके आऊंगा, पेस्ट एज वैल्यू, और यहां पर अभी फिल्टर एक बार वापस लगा करके देखते हैं। इक्वल टू फिल्टर एरे, ये पूछ रहा है एरे, तो मैं ये एरे को सिलेक्ट करता हूं, कॉमा, इंक्लूड में कस्टमर जिनका रीजन क्या होना चाहिए, नॉर्थ रीजन। तो मैं रीजन को सिलेक्ट करूंगा, रीजन इक्वल टू लिखूंगा यहां पर नॉर्थ। एंड का मतलब होता है प्लस, ओ सॉरी यहां पर एंड बोला है ना, एंड का मतलब शायद स्टार होता है। दूसरा यहां पर मैंने ले लिया, उसके अंदर कंडीशन देना है एक्टिव, तो यहां पर मैं एक्टिव को सिलेक्ट करूंगा, इक्वल टू यहां पर मुझे लिखना है एक्टिव। एक्टिव ऐसे लिखा मैंने, ब्रैकेट को कंप्लीट किया और यहां पर एंटर प्रेस किया। तो देखो नॉर्थ रीजन के और एक्टिव वाले कस्टमर यहां पर आ गए। अब देखो मुझसे मिस्टेक क्या हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले जब हमने पहले क्वेश्चन का आंसर जब निकाला था, उसमें क्या मिस्टेक हुआ था, यहाँ पर मैंने स्टार यूज किया था वहां पर और कंडीशन के लिए, लेकिन एंड कंडीशन के लिए स्टार यूज होता है और कंडीशन के लिए प्लस यूज होता है। क्या प्लस। अब देखो मैं वापिस, अब यहाँ पर तो हमारा आंसर निकल के आ गया, जिनका रीजन नॉर्थ है ऐसे कस्टमर और एक्टिव स्टेटस वाले कस्टमर, ऑटोमेटिकली आंसर यहाँ पर आ गया, सभी नॉर्थ और एक्टिव वाले आ गए। अब वापस में वो जो पहला क्वेश्चन था उसका भी आंसर यहाँ पर निकाल लूंगा। कैसे, कस्टमर डेटा के अंदर से कस्टमर आईडी, उसके बाद सिटी, दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी, आंसर शीट में मैं पेस्ट करूंगा और यहां पर लिखूंगा मुंबई, यहां पर पुणे। देखो अभी यहां पर मैं लगाऊंगा इक्वल टू फिल्टर एरे, दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूं या फिर नीचे से मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूं, कॉमा, इंक्लूड में पहले ब्रैकेट में मैं दूंगा उसका पहला कंडीशन मुंबई, सिटी इक्वल टू मुंबई। यहां पर मैं प्लस लिखूंगा, पहले मैंने स्टार दिया था, प्लस का मतलब होता है और, पहले क्या दिया था मैंने स्टार, तो यहां पर प्लस का मतलब होता है और, तो वापस मैं यहां पर सिटी दूंगा इक्वल टू यहां पर पुणे, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, दूसरा ब्रैकेट कंप्लीट किया, फार्मूला कंप्लीट हो गया, एंटर प्रेस किया। देखो यहाँ पर मुंबई पुणे, जो अभी प्योर टेबल से आंसर निकाला था हमने, वही आंसर यहाँ पर फिल्टर का यूज करके भी यहाँ पर आ गया। सिर्फ मुंबई और पुणे वाले ही कस्टमर यहाँ पर आ गए, बाकी सिटी यहाँ पर आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। हमने इससे पहले क्या हुआ था, ये जो स्टार दिया था मैंने, यहाँ पर प्लस देना चाहिए था, मैंने स्टार लिखा था। स्टार का मतलब होता है एंड और प्लस का मतलब होता है और, तो ये सिचुएशन था, ये मुझसे गलती हुआ था वहां पर। समझ में आया? यस सर।
डिफिकल्ट जा रहा है समझने में? हाँ सर, कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है वो तो समझ में नहीं आ रहा है अभी। क्या क्या? कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है वही प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब किस हाँ, तरह से यूज करना तो ये देखो ऐसे प्रॉब्लम कब होते हैं, इसीलिए मैंने ये डेटा सेट आज लेके आया था। ऐसे प्रॉब्लम कब होते हैं? जब आपका प्रैक्टिस कम होता है, प्रैक्टिस जब आपका कम पड़ता है। अभी देखो मुझसे भी गलती हो गया था यहाँ पर, फिल्टर का प्रैक्टिस कम हो गया, इसके कारण गलती हो गया, तो आंसर नहीं आ रहा था। जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर करेक्ट आएगा, लेकिन अगर आपका प्रैक्टिस कम हो गया तो वहां पर आंसर आने में प्रॉब्लम हो सकता है। आप प्योर टेबल का भी यूज कर सकते हो, उसके बाद फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हो, किसी भी चीज का, किसी भी लॉजिक का यूज करके आपको सिर्फ आंसर निकालना होता है एक्सेल के अंदर। जब आप कंपनी में काम करोगे वहां पर भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बड़े डेटा सेट के ऊपर, तब आपको फॉर्मूला से भी पता होने चाहिए, प्योर टेबल जैसा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर आप आंसर निकाल सकते हो, वरना आंसर निकालने में दिक्कत आएगा। अभी ये छोटे छोटे रिपोर्ट ही बन रहे हैं, इसी को बोला जाता है डेटा एनालिस्ट। एनालिसिस कैसे करना है इसी को बोला जाता है, डेटा के अंदर से छुपे हुए क्वेश्चन के आंसर निकालना होता है वहां पर। समझ में आ गया? तो गाड़ी आगे भाग है। यस सर, ओके। गाड़ी भाग यस यस। ओके, तो आज हम लोग यहाँ पर रुकेंगे, 6:30 बज गए, आपका लेक्चर भी रहेगा दूसरा। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम कल कंप्लीट करेंगे, बाकी के क्वेश्चन इसी तरीके से 30 क्वेश्चन है, अभी 12-13 क्वेश्चन हो गए, बाकी के क्वेश्चन कल कंप्लीट करेंगे। यस सर, ओके। ओके, और ये कल मैं क्या करूंगा, ये शीट आपको दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, आपको भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करके आंसर वहां पे निकालने हैं। हिंट भी दिया गया है क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है, सिर्फ आपको आंसर निकाल के देखना है वहां पर। ठीक है ओके सर। ओके, चलो आज के लिए इतना ही, आज रुकते हैं यहाँ पर। ओके सर। ओके सर।